समझना चाहती हूं इन भावनाओं को जो कांग्रेस की उमड़ उमड़ कर सामने आती हैं। अभी तक एक तरफ जहां भूपेश बघेल थे जो इस एनकाउंटर को फेक बता रहे थे, तो अब उससे 4 कदम आगे निकलकर उनकी प्रवक्ता नक्सलियों को शहीद बता बैठी हैं। क्या उनकी मानवीय भूल समझकर उनको माफ कर दिया जाए, या कुछ अंदर खाने की भावनाएं हैं जो उमड़कर सामने आ गई हैं? देखिए, रस्सी जल जाती है पर रस्सी के बल नहीं जाते। इनका जो राष्ट्रीयता है और जो चरित्र है उसके अंदर जितनी त्वरित गति से पतित हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये हार के नजदीक आते जा रहे हैं, ये तमाम वो तर्कश अपने गांडीव से निकाल रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित के अंदर नहीं है। जिस तरह से सेना ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें उनके प्रति जो है एक प्रकार से उनको शहीद की दर्जा दिया है नक्सलाइट्स को, मतलब कितना शर्म की बात है कि आप देश के अंदर रह करके, लेकिन मैं ये नहीं मान रहा कि वो कोई अनजान में हुआ है या कोई इनोसेंट स्टेटमेंट है, ये डेलिब्रेट स्टेटमेंट है। वहां पे अपना देखिए अभी हार गए वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर। बघेल जी का भी था कि ये फेक एनकाउंटर है, अभी ये कह रहे हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो इनके जो वक्तव्य आज से नहीं आ रहे हैं। जब पुलवामा का अटैक हुआ तभी भी इन्होंने सेना के शौर्य को जो है चुनौती दी। ओबामा जी, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अभी देखिए कन्हैया लाल जी को जो है दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा किया, जिनके वक्तव्य टुकड़े टुकड़े गैंग के वो जाने जाते हैं, और उन्होंने तमाम ऐसे वक्तव्य पहले दिए हैं नक्सलाइट्स के फेवर में कि नक्सलाइट्स को का जो है वो शोषण नहीं होना चाहिए, उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें कांग्रेस लगातार करती है। राहुल गांधी पूरे विदेश में जाकर के बाकी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के बारे में जो है बयान देते हैं, कहते हैं आप आइए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। तो इनके तमाम जो है वो देश विरोधी जो इनके विचार हैं वो जग जाए हैं। तो इन्होंने कोई अचंभित नहीं हूं, और अभी जो है ये यूटर्न लेने के चक्कर में कि नहीं गलती से निकला, मुझसे हो गया। तो देखिए ये तो इन्होंने देश के प्रति जिस प्रकार से हमारे सेना बल को इन्होंने जो है डिमोरलाइज किया है, उन्होंने 29 नक्सलाइट्स को मारा है। आपको पता है 1967 के बाद नक्सलाइट मूवमेंट नक्सलबाड़ी में शुरू किया गया था चारू मजूमदार द्वारा, और उस समय किसकी सरकार थी? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। सिद्धार्थ शंकर रे थे शायद, जहां तक मेरी स्मृति याद कर रही है। कांग्रेसियों ने इनके खिलाफ जो है पूरा मुहिम खोला था, यहाँ तक कि बघेल जी ने भी बहुत। एक बार फिर से त्यागी जी आपको मैं कनेक्ट करूंगी, वापस से एक बार फिर से आपके पास आते हैं। राहुल लाल जी जरा इसका काउंटर रखना चाहेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तो है नहीं और आपकी जो भावनाएं हैं वो लगभग मिलती जुलती हैं, तो इसीलिए सवाल पूछना मेरा लाजमी है। सवाल मेरा यही है कि आखिर कैसे, कल जब हम इसी पर चर्चा कर रहे थे और यही मुद्दा कल था, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे और उन्होंने कहा कि नहीं आपने भूपेश बघेल के स्टेटमेंट को गलत समझा। भूपेश बघेल तो 2012 की बात कर रहे थे, आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है। हमने कहा ठीक है भाई, हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, लेकिन भूपेश बघेल ने अपने वक्तव्य में 4 महीने का जिक्र किया, तो 2012 की बात तो हो नहीं सकती। अब उससे आगे निकल जाइए, सुप्रिया श्रीनेत शहीद हैं, नक्सली शहीद होते हैं, ये बताइए जरा मेरे को। लाल आतंक का साया और उसका प्रहार, और अब चल रहा ऑपरेशन प्रहार, उनको आप शहीद बताने की स्थिति में हैं? पूर्णिमा जी, हमने आपके कार्यक्रम का जब विषय आया, मैंने बड़ा विस्तार से इस पूरे प्रकरण को देखा और जो तमाम बयान है उन बयानों को बहुत ध्यान से देखा। देखिए, एक बयान जो कि आपने टीवी पे चलाया सुप्रिया श्रीनेत जी का, लेकिन बाकी और बयान आपने चलाया नहीं। और सुप्रिया श्रीनेत जी का खुल के कहना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है, ये उनका बयान है ही नहीं। ये बयान वो कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। डीप फेक का मामला बता रही है सुप्रिया श्रीनेत से जो है। तो ये मामला देखिए जितना सतही तौर पे दिख रहा है, वो सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने कहीं से भी नक्सलियों को जो है कि शहीद नहीं कहा, ये उनका बयान बस करेक्ट। एक बार मैं अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि उन्होंने शहीद बताया ही नहीं। हाँ ना, ये AI है। उन्होंने ये चीज और ये एक बात बताइएगा सर जरा मेरे को, ये सुप्रिया श्रीनेत के साथ ऐसी घटनाएं घटित क्यों हो रही है? मतलब एक अलग चल रहा है ना उनका। आप ट्विटर देख लीजिए, उनका ट्विटर हैक हो जाता है जब वो कंगना रनौत को लेकर स्टेटमेंट्स कुछ देती हैं। आज उनका ये स्टेटमेंट आया और लगभग मिलता जुलता भूपेश बघेल की लाइन एंड लेंथ पर ही आता है, लेकिन ये भी AI का कमाल हो गया। कुछ उनके ग्रह नक्षत्र भी खराब है क्या सर? पूर्णिमा जी देखिए, अगर देखिए ऐसी चीज है तो अभी हम लोगों ने देखा कि अभी निरहुआ जी का एक बयान आया हुआ था, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग वही स्पष्टीकरण देके घूम रहे थे, तमाम जगह डिबेट में हम लोग थे,
और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि वो वीडियो पे मत जाइए, वो डीप फेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग वाला नहीं, मामला ये है कि नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ ना सर, जब उन्होंने तभी तो बहस करेंगे, और नहीं कहा तो बात खत्म है, फिर तो फिर एआई पे चर्चा कर लेंगे ना, उसके दुरुपयोग में कर एक सेकंड। और दूसरी चीज, जरा मैं बात, अब मैंने आपके बीच में मैंने नहीं बोला, मुकेश जी जरा सुन लीजिए, आपने बहुत सारे मुद्दे सीधे सीधे उठा दिए हैं। अरे आप लोगों को सेना के ऊपर, आप लोग जो चीज आपने सेना का जिस तरह से कमजोर किया और सेना का मनोबल तोड़ा अग्निवीर लाके, आपको तो कोई इस मामले पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। आइए पहले जवाब सुन लीजिए, मैंने बहुत ध्यान से सुना है आपको। अब उसके बाद देखिए जो वहां पे आपने वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, भूपेश बघेल में आप सही कह रहे हैं कि वो 3-4 महीने के संदर्भ के पहले के संदर्भ में था। मैं आपके इस बात से तथ्यात्मक तौर पर सहमत हूं। उन्होंने ये चीज कहा कि भाई पूर्व में जब इस प्रकार की एक कार्रवाई हुई थी तो उसमें फेक इनकाउंटर का मामला भी निकला था, तो उन्होंने इस इनकाउंटर को फेक नहीं कहा। इसके पहले जहां पे एक फेक इनकाउंटर का मामला निकला उसके मामले पे उन्होंने बात 2012 4 महीने में तो नहीं आया सर, आया क्या? 2012 की कल उनके प्रवक्ता कह रहे थे, मैं नहीं कह रही थी, कल उनके प्रवक्ता कह रहे थे और डिफेंड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आपकी समझ में कमी है, वो कह रहे थे आपकी समझ में कमी है। उनके प्रवक्ता का मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं तो देखिए तथ्यों के साथ होता हूं। पूर्णिमा जी आपको पता है मैं लगातार आपके साथ डिबेट करता हूं, जो अगर तथ्य के आधार पे कोई सही है तो वो सही है, तथ्य के आधार पे कोई गलत है तो गलत है। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी गंभीर चीज है जिसके ऊपर अभी जो त्यागी जी ने कई सारे जो तीर और बाण एक साथ छोड़ दिए कि विदेश में भारत की छवि कौन खराब करता है। राहुल गांधी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए। अरे विदेश नीति में क्या स्थिति बनती थी, उसमें एकरूपता की स्थिति होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश के दौरे को बनाया कांग्रेस की आलोचना का तंत्र की। 2014 से पहले तो लोगों को शर्म लगता था कि भाई हमने भारत में क्यों जन्म ले लिया, ये क्या भारत की प्रशंसा की स्थिति थी? अरे घरेलू राजनीति को घर के भीतर रहने देते। अगर आप विदेश में जाके आलोचना करेंगे तो आपको भी विदेश की धरती से आलोचना सुननी पड़ेगी। ये किसकी, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? विदेश की धरती पर जाकर आलोचना करने वाले प्रधानमंत्री ने कहा था वो बयान। हाँ। प्रधानमंत्री ने बोला था कि 2014 के पहले एक शर्मनाक स्थिति होती थी भारत, विदेशों में लोग बोलते थे कि भाई भारत में जन्म लेने को, अब लोग गौरवपूर्ण बोलते हैं। तो 2014 के पहले क्या भारत भूमि गर्व की भूमि नहीं थी? अरे हम लोग तो मानते हैं हजारों सालों से हमारी भूमि गर्व की भूमि रही है। अच्छा, तो ये देखिए, एक तो ये मामला है। दूसरा चीज की लगातार ये चीज, अभी पुलवामा के मामले पर टिप्पणी कर रहे थे मुकेश जी। मुकेश जी, देश ये जानना चाहता है कि आखिर वो 250 किलोग्राम आरडीएक्स आया कैसे? आपकी जांच एजेंसियों और आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में उस पूरे जांच को लेके एक छोटी सी भी जानकारी देशवासियों के सामने में शेयर नहीं किया। आपकी चूक, और उसी चूक को अपनी विशेषता बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। ठीक है, इस जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी हुई है पूर्णिमा जी। ठीक है, ठीक है, इस पर मुकेश जी आपसे मैं जवाब लूंगी और टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करें अजय अरोड़ा जी को जितना जल्दी से ज्वाइन इन करवा पाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन उसी बीच में रामनिवास जी आपके पास आते हुए ये मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि किस तरीके की वर्स्ट कंडीशंस हैं, और कल भी हमने इस पर चर्चा करते वक्त इसी बात का जिक्र किया था कि जब हमारे सुरक्षा बल चाहे एक तरफ बॉर्डर पर आतंकवाद हो या फिर इस तरफ नक्सलाइट्स ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन प्रहार चला रहे हैं, तो उनकी कंडीशंस कितनी वर्स होती हैं। और वो तैनात रहते हैं, वो नक्सलियों का इनकाउंटर करते हैं, उनको ढेर करते हैं, तब जाकर हम लोग चैन की सांस ले पाते हैं, हम लोग चैन से सो पाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई सवाल उठा दे इस तरीके के एनकाउंटर पर, ये कहते हुए कि नहीं जी ये फर्जी है, या फिर उसके बाद अचानक से एक और प्रवक्ता आके कह दे कि शहीद हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बलों का मोरल डाउन होना बड़ी नेचुरल सी बात हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि इस तरीके के देश विरोधी बातें क्यों करती है एक पार्टी? उन्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस डिबेट के लिए। जी सर। इससे पहले मैं उन पुलिस कर्मचारियों को, जिसमें डीआरडी छत्तीसगढ़, बीएसएफ और बाकी सारे केंद्र के पुलिस बल, और पहले इसमें तेलंगाना के ग्रे हाउंड भी पहले के एनकाउंटर में शामिल रही, उनको सभी प्रकार से बधाई है कि उन्होंने सफल ऑपरेशन किए हैं। और जो घायल पुलिस कर्मचारी हैं, हमारे साथी हैं, उनके जल्दी स्वस्थ हों, उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। क्योंकि ये दंश जो है, हमने भी अपनी सर्विस में 20 साल लगातार इनको देखते रहे, और किस प्रकार से पुलिसकर्मी और आम जनता के लोग वहां मारे गए, शहीद हुए। अभी तक यदि उसमें हम संख्या की बात करें तो 3000 पुलिसकर्मी और इतने ही 3000 के करीब जो सिविलियन नागरिक हैं, तो गरीब नागरिक हैं, मैं कहूँ कि दूरस्थ क्षेत्र के गरीब आदिवासी नागरिक हैं, वो मारे गए। तो इसमें 6000 के करीब जो है अनुमानतः संख्या, जिसमें कि शहीद हो गए हैं, और सारे हमारे आम नागरिक भी वो मारे गए हैं। और आइडियोलॉजी में इनका ये है कि
जो वहां पे कोई विकास की बात करे तो स्कूलों को तोड़ना, सड़कों पे आईडी बिछाना और लोगों को जबरदस्ती परिवार से उठा के उनको जबरदस्ती कहें कि आपको नक्सली बनाना है। उसमें हमारी बहनें भी हैं जिनको जबरदस्ती ले गए, उनको नक्सली बनाया जी। और हमारे युवा साथी हैं उनको भी लेके गए। तो ये पुलिस का और इसमें भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार भी मैं उनको बधाई के लिए उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके इसके कठोर कार्रवाई के लिए पुलिस की वो किया है। जी सर। जहाँ राजनीति की बात है उस पर मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, वो राजनीतिक लोग करें, लेकिन ये एनकाउंटर पे किसी भी प्रकार का जो मेरा एक्सपीरियंस है पूरे 35 साल की पुलिसिंग का, किसी भी सबसे नीट एंड क्लीन इनकाउंटर में से एक है तो इसको उसमें माना जाए। नहीं सर, मेरा आपसे ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी आज सच करें, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि होता है ना कि कई बार जब टॉप लीडरशिप से स्टेटमेंट्स आते हैं तो कई बार वो आपको बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जैसे कि सर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि पहले सेना को खुली छूट नहीं थी ऑपरेशंस करने के लिए, फिर हमने उनको फ्री हैंड दिया कि आप बॉर्डर की सुरक्षा करिए, हम आपको हथियार भी देते हैं, हम आपको ट्रेन भी उसी तरीके से करेंगे और हम आपको खुली छूट भी देते हैं, फ्री वे ऑफ टैकलिंग सच टेररिस्ट, हम आपको ये छूट देते हैं। तो मैं उसी सेंस में कहना चाह रही हूं कि एक मैसेज फ्लो होता है। अगर इस तरीके के स्टेटमेंट कहीं से आते हैं जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लोग, तो इसका इंपैक्ट तो पड़ता होगा ना सर? ये बिल्कुल है कि मैं इसमें क्लियर कट ये बताऊं कि जैसे कि भारत सरकार में भी हमारे माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने क्लियर कट कहा है कि हमें नक्सलवाद पे एक तरीके से प्रहार करना है और उनको आम जनता को सुरक्षा देनी है, उनको राहत देनी है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। तो उसी का परिणाम है कि पुलिस वही है और अच्छे सारे बल वही, लेकिन एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलने के बाद उन्होंने कार्रवाई की है। तो पिछले 2-3 महीने में वहां छत्तीसगढ़ पुलिस की बहुत असीम एक तरीके से सफलताएं हैं। वो सारी सफलताएं भारत सरकार की डायरेक्शन के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार की भी क्लियर कट डायरेक्शन जो पुलिस और प्रशासन को है उसके रूप में हम इन सफलताओं को देख सकते हैं। तो ये एक जो हमारे जो राजनीतिक डायरेक्शन दिशा देते हैं उसी पर पुलिस बल नीचे काम करता है। और मनोबल की बात है किसी भी प्रकार का, क्योंकि बाहर से ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन जब गोलियां चलती हैं तो एक सेकंड का भी किसी का पता नहीं चलता गोली किसको लगेगी। जी। जब हम ट्रेनिंग में थे तो उसमें ये कहा जाता था कि गोली किसी का मुलायजा नहीं करती है, चाहे वो कोई आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, गोली किसी को भी लगेगी। तो हमारे जवानों ने जो बहुत अच्छा काम किया, सरकार भी बधाई की पात्र है। बिल्कुल अच्छा काम किया सर, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। और जहां पर मत की बात आती है फिर वहां पर उस मत को खारिज भी किया जा सकता है।